बच्चों, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में और दीर्घकाल में कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण होता है, उसका विश्लेषण आज हम समझते हैं। जिस प्रकार से अन्य मार्केटों की भांति या अन्य बाजार में जिस प्रकार दीर्घकाल में और अल्पकाल में कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण होता है, ठीक इसी प्रकार इस बाजार में भी अल्पकाल में अपूर्ण प्रतियोगी को या कंपटीशनर को या प्रतियोगी को ये तीनों स्थितियों से गुजरना पड़ता है। अर्थात उसे सामान्य लाभ, ये सामान्य लाभ वाली स्थिति है, ये चित्र संख्या ए में ये सामान्य लाभ वाली स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें सामान्य लाभ P1, E, P0 और S दिया गया है। उत्पादन O, X, 0 उत्पादन है। इसी प्रकार अल्पकाल में उसे हानि भी हो सकती है। हानि किस प्रकार से हो सकती है कि एवरेज कॉस्ट ज्यादा है। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट X0 से लेकर के E1 तक आ रही है, जबकि उसको ये उसका E2, P1, P0 ये अधिक लागत लग रही है, जबकि एवरेज रेवेन्यू उसको कम प्राप्त हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो चित्र बी दिया गया है, इसमें हानि हो रही है। ये हानि वाला क्षेत्र है, इसमें P1, E1, P0, E2, जबकि उत्पादन OX0 है और वस्तु की कीमत OP1 है। इसी प्रकार हम ये देखेंगे कि चित्र संख्या सी में उत्पादन हो रहा है OX0, कीमत OP2 और हमारा संतुलन हो रहा है ई बिंदु पर। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है। जब वस्तु को बनाने की कीमत तो मिल रही है हमें ज्यादा और लागत लग रही है कम, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उस वस्तु को बनाने में जो कीमत ज्यादा लग रही है और हमें रेवेन्यू अधिक मिल रहा है, तो हमें लाभ अधिक होगा, जबकि हमारा उत्पादन OX0 कहलाएगा। इस प्रकार एकाधिकारात्मक बाजार में प्रतियोगी को हमेशा इन तीनों स्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। या हम ये कह सकते हैं कि एक प्रतियोगी को इम्परफेक्ट मार्केट सिचुएशन में भी इन सामान्य के अतिरिक्त लाभ और हानि का भी सामना करना पड़ता है। जबकि दीर्घकाल में हम देखते हैं कि जैसा कि ये बताया गया है कि दीर्घकाल की स्थिति है, दीर्घकाल में हमेशा उसे सामान्य लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से OX0 ये प्रोडक्शन और OP1 ये इसकी कीमत। तो इसका सामान्य लाभ क्या होगा? P1, P2, S और P0 ये सामान्य लाभ प्राप्त होगा। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें एवरेज कॉस्ट भी जो रेखा वही कहलाती है, एवरेज रेवेन्यू रेखा भी वही है। और हम हमेशा की भांति आपको ये समझाना चाहते हैं कि जब भी हम चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले OX और OY को प्लॉट करते हैं, उसके बाद हम एवरेज रेखा, एवरेज रेवेन्यू इसको प्लॉट करते हैं, फिर मार्जिनल रेवेन्यू को प्लॉट करते हैं, फिर इसके ऊपर एवरेज कॉस्ट रेखा को खींचते हैं, फिर इसके मध्य बिंदु से मार्जिनल कॉस्ट रेखा को निकालते हैं। और जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट रेखा एक दूसरे को काटती है, इस प्रकार से वहां से हम सीधी रेखा खींचते हैं। इस प्रकार से हम प्रत्येक चित्र का निर्माण करते हैं
और इस प्रकार से हमारे ये चित्रों का निर्माण होता है। अब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अक्सर आप देखते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि एक अपूर्ण बाजार के अंदर कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार से होता है, समझाइए। तो इसमें सबसे पहले हमें या तो हम दीर्घकाल की स्थिति का चित्रण कर सकते हैं या हम अल्पकाल में स्थिति का किस प्रकार से चित्रण कर सकते हैं, इस प्रकार से ये निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार हम जो है ये हमारा आंसर इस प्रकार से दिया जाएगा। और सबसे पहले इन सब की जो क्या मान्यता है या इस बाजार की क्या मान्यता है लेकर के हम चलते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है इम्परफेक्ट बाजार की, वो होती है कि इस बाजार में हमेशा उत्पादन विक्रय के लिए या प्रोडक्ट सेल्स के लिए हमेशा विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। विज्ञापन ही इसकी मुख्य पहचान है और विज्ञापन की सहायता से इस बाजार के अंदर प्रतियोगिता होती है और बिना विज्ञापन के ये बाजार प्रतियोगिता में नहीं आता। तो इसमें छोटे छोटे मार्केट होते हैं, उनका विश्लेषण आगे चलेंगे और एक चित्र को किस प्रकार से हम जो इसका एनालिसिस करते हैं वो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे। दैट्स ऑल।